कोरोना वायरस की इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर कई बार ऐसा सोचा गया है कि देश के अंदर शायद वित्तीय आपात लग जाए। और एक हमारे देश के अंदर एक जो एनजीओ है उसने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर की और सरकार को ये सलाह दी कि सरकार को जो है वित्तीय आपात लगा देना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने इसे खारिज कर दिया ये कहते हुए कि ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसके बारे में केंद्र सरकार खुद सोचेगी। तो देखो बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है आपका वित्तीय आपात का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है कोरोना वायरस के ख़त्म हो जाने के बाद, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वित्तीय आपात होता क्या है, क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या वित्तीय आपात का वर्णन हमारे संविधान के अंदर किया गया है। तो ध्यान रखें, हमारा जो आर्टिकल है 360 के अंदर संविधान में हमारे वित्तीय आपात का वर्णन कर रखा है कि वित्तीय आपात जो है वो कौन लगाएगा और इसका इफेक्ट राज्यों के ऊपर क्या होगा, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वित्तीय आपात के दौरान। तो आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि वित्तीय आपात कब लगेगा, कौन सी वो पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। बच्चों ध्यान रखिए, आज तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है हमारे देश के अंदर। ये बड़ी खुशी की बात है, जबकि अभी 2-3 साल पहले ग्रीस जैसा देश और आपका वेनेजुएला, जहाँ पर वित्तीय आपात जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वहाँ पर लगाई गई थी। तो कब लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी? जब हमारे देश की शाखा जो क्रेडिट है वो खतरे में हो, यानी हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था सही रूप से ना चल रही हो, देश में जो पैसे की कमी हो, तभी वित्तीय आपात की जो है घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जब राष्ट्रपति को ये महसूस होता है कि हमारे देश की जो क्रेडिट है, जो साख है, जो पैसे हैं, मतलब उनकी कमी हो रही है, तो राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करता है तो 2 महीने के अंदर अंदर हमें संसद से इसका अनुमोदन लेना होता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसको अगर अनुमोदित कर देती है, इसको परमिशन दे देती है, तो वित्तीय आपातकाल लग जाता है। ध्यान रखना, दोनों सदनों का कितना बहुमत चाहिए? सिर्फ साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से ही वित्तीय आपातकाल की घोषणा, मतलब वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है। तो जैसे ही वित्तीय आपातकाल एक बार लागू हो गया तो ये अनिश्चित काल के लिए रह सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इसका कोई वर्णन नहीं है कि कितने समय तक लागू रहेगा। एक बार लागू हो गया तो अनिश्चित काल के लिए रहेगा, क्योंकि देखिए जब 356 लगता है, 352 लगता है, तो उसमें ये बात मेंशन कर रखी है कि हर 6 महीने के बाद हमें दोबारा से अनुमति लेनी पड़ेगी संसद की। लेकिन यहाँ पर हमें बार बार अनुमति नहीं लेनी पड़ती। और ये बात भी ध्यान रखना है कि अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। जैसे ही वित्तीय आपातकाल लगेगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा राज्यों के ऊपर? तो ध्यान रखिए, राज्यों के वो फैसले जो पैसे से रिलेटेड है, जैसे बजट, अगर राज्य सरकार बजट लेके आएगी तो पहले उससे पूछना पड़ेगा, केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो उस दौरान जो सैलरी है प्रशासनिक अधिकारियों की या कोई भी सरकारी अधिकारी है, तो उनकी सैलरी जो है वो कट की जा सकती है, उनमें कटौती की जा सकती है। सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़कर सभी की सैलरियों में कटौती की जा सकती है। इवन देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी पोस्ट कितनी हाई होती है, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो, उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि उनकी सैलरीज वगैरह में वो कटौती कर सके। बट जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उनकी सैलरियों में भी क्या क्या दी जाती है? कटौती की जाती है। फिर अगर कोई ऐसा बिल जो मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, जो भी राज्यसभा की विधानसभाएं अगर लेके आएंगी तो उनको पहले किससे पूछना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। टैक्स से रिलेटेड कोई बात होगी, कहने का मतलब ये है कि पैसे से रिलेटेड कोई भी मामला अगर वित्तीय आपात लगा हुआ है तो उसके लिए उसको किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? केंद्र सरकार की सलाह लेनी पड़ेगी। देखिए इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 207। 207 क्या कहता है? अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है और राज्य सरकारों को कोई मनी बिल लेके आना है या फाइनेंस बिल लेके आना है, तो उससे पहले, लाने से पहले उनको किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है, जो अभी तक नहीं लगा है। अभी
मैंने बताया आपको कि एक एनजीओ ने पिटीशन दायर की थी, उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, पिछले से 2 साल पहले नेट के एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो वित्तीय आपात लगता है तो वो कितने समय के लिए लगता है। उसमें ऑप्शन दे रखे थे 6 महीने, 1 साल। तो ध्यान रखना, एक बार लग गया तो ये अनिश्चित काल के लिए लगेगा। और इसको खत्म कौन करेगा? राष्ट्रपति खत्म कर सकता है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा से लगता है और उसकी उद्घोषणा से खत्म होता है। लेकिन जैसे ही उसकी उद्घोषणा से शुरू होता है तो हमें क्या करना चाहिए कि 2 महीने के अंदर अंदर हमें संसद की अनुमति लेनी होती है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए संसद के अंदर जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई है, तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में राज्यसभा, जो कि एक परमानेंट सदन है, हम उसकी अनुमति ले सकते हैं। और जैसे ही दोबारा से पुनर्गठित होती है लोकसभा तो 30 दिन के अंदर अंदर हमें उसकी अनुमति लेनी होती है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, एक है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का हमारे संविधान में कोई वर्णन नहीं है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। देखिए अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उस दौरान बहुत सारे जो वर्ल्ड के देश हैं उन्होंने अपने देश में स्टेट इमरजेंसी की उद्घोषणा कर रखी है। जैसे यूरोप के तकरीबन देश, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान है, इन्होंने क्या की है, स्टेट इमरजेंसी की उद्घोषणा की है। तो क्या होती है स्टेट इमरजेंसी? हमारा एक कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन। ठीक है, और उस कन्वेंशन का जो आर्टिकल है 15, वो ये कहता है कि उसके 47 कंट्रीज़ हैं। आर्टिकल 15 ये कहता है कि मान लीजिए अगर उस देश के अंदर वार की स्थिति आ गई है, इन देशों के अंदर, और या फिर कोई ऐसा कोई डिसीज़ फैल गई है या फिर लोगों की जान मान को हानि है, तो उस टाइम पर ये कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कर सकती है, स्टेट इमरजेंसी जो है उसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। और स्टेट इमरजेंसी के तहत क्या करेंगे, वो उनके पास ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनके ऊपर वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, कर्फ्यू वगैरह लगा सकते हैं। तो इस टाइप के जो मामले हैं, सरकार जैसे मान लीजिए अभी किसी भी अस्पताल को क्या है, कोविड-19 अस्पताल घोषित कर कर सकती है। मतलब बहुत सारी पावर्स जो हैं वो उनके हाथों में चली जाती हैं। तो स्टेट इमरजेंसी जो है वो किसके तहत उसकी उद्घोषणा की जाती है? ह्यूमन कन्वेंशन, जो राइट्स के ऊपर जो कन्वेंशन बना है उसका जो आर्टिकल 15 है वो हमें स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए हमने वित्तीय आपात के बारे में जाना, साथ साथ में हम वो 2 इमरजेंसी और जान लेते हैं, वहाँ से भी हो सकता है हमारा कोई क्वेश्चन बन जाए। तो वित्तीय आपात तो हमारा 360 में था। एक हमारी नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात, और एक हमारा क्या है, जो आर्टिकल 356 है, एक उसके अंदर दिया गया है संवैधानिक विफलता के दौरान लगाया गया आपात, यानी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहले हम नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपात। तो हमारे संविधान का जो भाग है 18, वहाँ पर ये तीनों तरह की जो आपात है, जो इमरजेंसी है, उनका वर्णन है। तो सबसे पहले जो पहली इमरजेंसी है वो है 352। तो राष्ट्रीय आपात कैसे लगाया जाएगा? हमारे संविधान के अंदर 3 तरह के प्रावधान हैं नेशनल इमरजेंसी के। फर्स्ट, मान लीजिए किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। सेकंड, हम किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो गए, जैसे 1971 में हुआ था, बांग्लादेश के साथ मिलकर हमने पाकिस्तान से युद्ध किया था। और थर्ड जो है वो क्या होगा, कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो गया है, लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और विद्रोह करना शुरू कर दिया है। ध्यान रखिए हमारे संविधान में ये बात भी मेंशन है, अगर ये तीनों अपनी वास्तविक स्थिति में ना हो और इनके होने का संदेह हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कैसे लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशंस कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन है, कोई एक भी कंडीशन है, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है, 1 महीने के बाद हमें परमिशन लेनी होती है, किससे? संसद से। संसद के दोनों सदनों से लेनी होती है, ध्यान रखिए, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो वित्तीय आपात होता है या दूसरा जो राष्ट्रपति शासन होता है, उसमें बहुमत चाहिए साधारण।
50+1, लेकिन यहाँ पर बहुमत चाहिए विशेष, यानी 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। संसद के जो दोनों सदन हैं उनका 2/3 बहुमत, तभी नेशनल इमरजेंसी जो है लगाई जा सकती है। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए एक लिखित अनुमोदन चाहिए कैबिनेट का। आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए, जो कैबिनेट शब्द है या मंत्रिमंडल जो शब्द है, क्या संविधान के अंदर पहले ये था, इसका वर्णन था? तो ध्यान रखिए 352 जो आर्टिकल है उसके अंदर कैबिनेट शब्द, मंत्रिमंडल शब्द को डिफाइन किया गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का मतलब क्या है। तो मंत्रिमंडल शब्द का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट स्तर के मंत्री प्लस पीएम, प्रधानमंत्री सहित सभी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो किसके अंदर आएंगे? मंत्रिमंडल के अंदर आएंगे। और ये पहले संविधान के अंदर इस शब्द को नहीं रखा गया था। 44 अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तब इसको रखा गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब 1975 में 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई, तो उस दौरान मंत्रिमंडल से कोई डिस्कशन नहीं किया गया। सिर्फ एक फ़ोन की हेल्प से ही राष्ट्रीय आपात जो है, उस टाइम फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, तो उन्होंने लगा दिया राष्ट्रीय आपात। लेकिन उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1977 में, तो एक अमेंडमेंट हुआ संविधान के अंदर कि भाई नहीं, नेशनल इमरजेंसी इस तरीके से नहीं लगाई जाएगी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लगाई जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल शब्द कहाँ पर है? आर्टिकल 352 में है। मंत्रिमंडल शब्द के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इसको जैसे लगा देते हैं हम, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लगा दी, तो नेशनल इमरजेंसी जैसे ही लगेगी, संसद ने अनुमोदन भी दे दिया, तो कितने टाइम तक रहेगी? तो ध्यान रखना, ये कितने दिन तक रह सकती है? 6 महीने। 6 महीने लगाकर आप कब तक लगा सकते हो इसको? कभी तक लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन हर 6 महीने के बाद दोबारा से हमें संसद से क्या लेना पड़ेगा? अनुमोदन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तक जो नेशनल इमरजेंसी है वो कहाँ कहाँ लगी है, कितनी बार लगी है? तो कितनी बार लगी है नेशनल इमरजेंसी? देखिए, नेशनल इमरजेंसी आपकी जब हमारा ऊपर चाइना ने आक्रमण किया 1962 में, तब लगी थी। उसके बाद 1971 के अंदर लगी है। ठीक है, फिर 1975 में। आप ध्यान रखिए 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो आंतरिक इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगी थी, और वर्तमान में इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द जो है हमारे संविधान के अंदर से 44 अमेंडमेंट के दौरान हटा दिया गया है। ठीक है, अब वहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह 352 में कौन सा शब्द रख दिया गया है? आर्म्ड रिबेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है? तो देखिए, राज्य की विधानसभाएं बनी रहती हैं, लेकिन राज्य सूची जो है वो संवर्ती सूची बन जाती है, यानी राज्य सूची के ऊपर जो भी कानून बनाए गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चली जाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस टाइम पर उन चीज़ों पर कानून बनाती है। मान लीजिए उस टाइम लोकसभा नहीं है, तो लोकसभा नहीं है तो राष्ट्रपति जो है एक ऑर्डिनेंस पास कर कानून बना सकता है राज्य सूची के विषयों पर, यानी राज्यों की जो पावर्स है, राज्यों के जो फैसले हैं वो सारे के सारे कौन करने स्टार्ट कर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करनी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है? तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड होते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंडेड नहीं होते? इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो 20 और 21 इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे जो हैं फंडामेंटल राइट जो हैं वो क्या कर दिए जाते हैं? सस्पेंडेड कर दिए जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और इस टाइप की बात कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो 359, ठीक है, वहाँ पर इसको मेंशन कर रखा है। कई बार हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकल अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप ही सस्पेंडेड हो जाते हैं? तो एक बात ध्यान रखना है कि हमारे संविधान का आर्टिकल 358 हमें क्या बताता है कि जो 19 आर्टिकल है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, लेकिन कब?
जब कोई बाह्य आक्रमण हो। अगर बाह्य आक्रमण है तो उसमें राष्ट्रपति को उद्घोषणा करने की जरूरत नहीं है फंडामेंटल राइट को खत्म सस्पेंडेड करने के लिए, नहीं। अगर बाह्य आक्रमण हुआ है तो 19 अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह है तो उस टाइम पर राष्ट्रपति उनको क्या करता है, सस्पेंडेड करता है, ठीक है। और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी किसको चला जाता है, संसद को चला जाता है। अच्छा, तो कैसे खत्म होगा? अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? जो कुल सदस्य संख्या है अगर उसका 1/10 सदस्य ये कह दें कि राष्ट्रीय जो नेशनल इमरजेंसी है वो फिनिश होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, तो 14 दिनों के बाद लोकसभा की बैठक होगी और उस दौरान नेशनल इमरजेंसी को, राष्ट्रीय आपात को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, क्या जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे देश में लगाई जाती है? तो आप एक बात ध्यान रखिए, 42वें संविधान संशोधन से पहले नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगाई जाती थी। लेकिन जैसे ही 42वां संविधान संशोधन हुआ इंदिरा गांधी के समय में 1976 में, तो ये कहा गया कि किसी पर्टिकुलर भाग में भी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा राष्ट्रपति शासन है उसका वर्णन करते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है, 356 में। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एक ही रीजन है जिस पर 356 लगाया जाता है और वो है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संविधान की विफलता। अगर संविधान के अनुसार राज्यों में शासन नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया